जनरल अवेयरनेस के इस स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हमने 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस की जो ये PYQ सीरीज़ में जो ये सेशन रखा था उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए लेके आए हैं। टोटल 105 110 के करीब मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो कि 2024 में पूछे गए, जो पिछले महीने एग्ज़ाम हुए थे जून में, उसमें अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। कुछ उससे पहले के भी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेटेस्ट हैं। और अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहला पार्ट भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ टॉपिक वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिए गए होंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं होंगे। बाकी पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक नोटबुक जो आपने पहले पार्ट में बनाई थी उसी को आज कंटिन्यू करना, हर चीज़ को नोट डाउन करना, बहुत डिटेल में हर ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सारी चीज़ें आप लोग लिखते चलना, आपके एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। चलिए सीधा लेके चलूँगा अपने क्वेश्चन पर, जो आप लोगों के सामने दिखेगा कि जो ये 31st क्वेश्चन है, पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। 31st क्वेश्चन है, मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय डैश इन 1526 आफ्टर डिफीटिंग द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन बैटल ऑफ पानीपत। आप लोगों को पता ही है कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। किस किस की हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी की हुई थी। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मुगल एम्पायर की स्थापना जब हुई थी, यानी कि लोदी वंश खत्म हो गया था, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज हैं, वो सब एंड आ गया था। यहाँ से मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था। और मुगल एम्पायर किसने स्टार्ट करा था? बाबर। मुगल एम्पायर स्टार्ट करने वाला कौन था? बाबर। इसकी बहुत ज़्यादा, बाबर की सारी लड़ाइयों की जिक्र हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो बाबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत मैं बता दूं तो बाबर के बाद आप लोगों को पता है कौन? हुमायूं। फिर कौन? अकबर। और उसके बाद जहांगीर, एंड देन शाहजहां। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलता है। आगे भी और भी हैं, बट अभी इसी का यहाँ पे इतना ही हम डिस्कस करेंगे। अगर और थोड़ी डिटेल में जाएं, बाबर की ही अगर बात करें, बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक राज करा और 1530 में उसकी डेथ हो गई। 1526 के बाद 1527 में भी लड़ाई हुई, 1528 में भी लड़ाई हुई, 1529 में भी लड़ाई हुई, और यहाँ पे 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के बाद फिर हुमायूं। और अगर पूरा मुगल काल देखा जाए, पूरा मुगल काल देखा जाए, मुगल एम्पायर देखा जाए, तो जो कि 1526 से शुरू हुआ, जो 1526 से शुरू हुआ और एंड में आते आते 1857, जो आपको पता ही है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद मुगल एम्पायर का बिल्कुल खत्म हो गया था। तो 1857 तक ये एंड रहा मुगल एम्पायर, 1526 से 1857 तक। फाउंडर की बात करें तो मैंने आप लोगों को बता दिया, फाउंडर कौन? बाबर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे पता है इंटरेस्टिंग क्या है, कि आप लोगों को ना ये दिमाग में कभी कभी आता होगा कि भाई बाबर में ऐसी क्या खास बात थी कि क्यों वो यहाँ पे जो एक पूरा एक अच्छे ढंग से सल्तनत चल रही थी, दिल्ली सल्तनत, और वो क्यों पानीपत की ऐसी लड़ाई में बहुत अच्छे दम से जीत पाया, और कहाँ से उठ के वो इतना शक्तिशाली बना। तो बाबर ऐसे ही कोई यूं नहीं था कि कोई राह चलता कोई भी हो। हाँ बेशक वहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ लड़ी इसने, बाबर ने, बाबर बनने के लिए भी। बट जो वंश जो चलता आ रहा था ना, वो बहुत बहुत स्ट्रांग वंश था, जो रगों में खून जोड़ दौड़ रहा था। जिसे आजकल हम यूं कहें कि अपने जो परवरिश करते हैं तो माँ बाप भी यही कहते हैं कि इसके रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। तो वो वाली जो चीज़ है ना, वो कहाँ से आई है? अगर मैं छोटा सा आप लोगों को बात बताऊं तो देखो, जो बाबर के फादर थे और जो बाबर की मदर थी, इन दोनों का ताल्लुक ना, जैसे मदर तो 15th सक्सेसर थी, किसकी? 15th सक्सेसर ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान की 15th सक्सेसर थी। और 15th या 14th थी ना, इसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है, 14th या फिर 15th। फादर जो थे वो 5th सक्सेसर थे, किसके? तैमूर के।
तो यूँ देखिए तैमूर और चंगेज़ खां अपने आप में ही एक बहुत क्रूर शासक कहूँ या फिर यूँ कहें कि बहुत ताकतवर अपने टाइम पे रहे हैं। तो वो वंश चलता आ रहा था जो बाबर के फादर 5th सक्सेसर, मदर 14th या फिर 15th सक्सेसर थी चंगेज़ खां की। तो ये दोनों की जो वंश चलता आ रहा था तैमूर और चंगेज़ खां का, वो एंड में आके यहाँ पे बाबर और फिर बाबर से आगे कंटिन्यू होता है। अगले क्वेश्चन पे आ गए हम। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। देखो मैंने अभी बात करी आप लोगों को, अभी मैंने आपसे बात करी कि मुगल एम्पायर का, मुगल सल्तनत का, मुगल साम्राज्य जो कि एंड कब हुआ था, 1857 में हुआ था। 1857 में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति आप लोगों को पता है। अगर क्वेश्चन आएगा या फिर आगे आने वाली क्लासेस में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर मैं आप लोगों को बताऊं जो बहादुर शाह थे, कौन, बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर, ये आखिरी राजा थे मुगल एम्पायर के, और इसके बाद मुगल एम्पायर ख़त्म हो जाता है। और इनका भी जो मृत्यु है वो बहुत दयनीय होती है कि भाई बर्मा ले जाया जाता है और फिर आंखें वाँखें फोड़ दी जाती हैं। तो खैर जिस तरीके से एक उदय हुआ था मुगल साम्राज्य का, वो अंत भी उतना ही क्रूर हुआ जैसे कि और जो वंश थे उनकी जो समाप्ति के बाद हुआ था। खैर उस पर नहीं जाएंगे हम। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये अकबर शाह टू कौन है, आलमगीर टू कौन है, शाह आलम टू कौन है, इनकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो 1806 से लेकर 1837 तक, 1806 से लेकर 1837 तक कौन था, अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय। अब यहाँ पे ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है अकबर द्वितीय की, कि यहाँ पे अकबर को जो मतलब कई बार ये भी क्वेश्चन ना कंफ्यूजन वाला क्रिएट भी कर देता है। एक जिसको मुगल काल में अकबर द ग्रेट नाम से जाना जाता है, तो दूसरा अकबर जो द्वितीय हुआ उसको अपॉइंट किसने करा गया था, अपॉइंटेड बाय ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने एक डमी राजा के रूप में इसको वहां पे बिठाया था। अकबर द्वितीय के बाद ही जो आगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो बनता है वो बनता है बहादुर शाह द्वितीय का, यानी कि बहादुर शाह जफर का। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अकबर द्वितीय ही वो इंसान था जिसने राम मोहन रॉय, जी हाँ शायद बहुत सारे साथी ये ना बात जानते हों, कुछ लोग जो जानते होंगे वो इम्पोर्टेंट इस बात को समझते हैं कि राम मोहन रॉय, आप लोगों ने नाम तो सुना है कि राजा राम मोहन राय, पर राजा क्या था, वो उनके टाइटल था, और राजा की उपाधि जिसने दी थी वो कौन थे, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन रॉय को उपाधि दी थी, किसकी, राजा की। ठीक है, राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। अब अकबर से पहले कौन था, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय क्या था, 1759 से लेकर 1806 तक था। और 1759 से लेकर 1806 तक शाह आलम यानी कि अकबर से पहले। यहाँ पे ना शाह आलम के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है बैटल ऑफ बक्सर का, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स वर्सेस कौन कौन था, मुगल, अवध, मुगल अवध और बंगाल। मुगल अवध और बंगाल। ठीक है, अब मुगलों की तरफ से यानी कि शाह आलम कौन था, मुगल साइड से था शाह आलम। बंगाल की तरफ से कौन था, मीर कासिम। बंगाल की तरफ से नहीं, मतलब बंगाल, मीर कासिम वाज फ्रॉम बंगाल। तो बंगाल मीर कासिम, ये तीन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, शाह आलम, मीर कासिम और सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला अवध से, सुजाउद्दौला। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, शायद एक डी आता है इसमें। सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम, ये तीनों मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ बैटल ऑफ बक्सर में लड़े थे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स जीत गए थे और
बाद में एक एक करके सभी को ये हटा दिया गया था। शाह आलम को, जैसे कि आप लोगों को पता है, उसके बाद फिर अकबर द्वितीय को अपॉइंट कर दिया गया था, क्योंकि लड़ाई यहाँ पे क्या हुई थी, 1764 में हुई थी, 1806 में जाके उसे हटा दिया गया था। और यहाँ पे अकबर द्वितीय, उसके बाद फिर बहादुर शाह जफर। क्लियर है? ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में मैं छोटे छोटे जो पॉइंट आप लोगों को लिखवा रहा हूँ ना, चाहे फिर वो ऑप्शंस में से लेके आ रहा हूँ, तो हो सकता है कि कई कल के एग्जाम में, मान लीजिए कल ही आपका एग्जाम हो, तो कल के एग्जाम में बहादुर शाह जफर की जगह शाह आलम की बात आ जाए कि भाई बैटल ऑफ बक्सर में किस मुगल राजा ने पार्टिसिपेट करा था, तो आप लोगों को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। आप लोगों को पता है कि 19वीं सदी में जो दो मूवमेंट चले थे, जो लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन था कि कितने तरीके के मूवमेंट थे, तो दो तरीके के बताए थे हमने। एक रिफॉर्मिस्ट होता है, एक रिवाइविस्ट होता है। रिफॉर्मिस्ट सुधारक, यानी कि जो समाज में चलती आ रही कुरीतियां हैं, जो गलत चीजें चलती आ रही हैं, समाज ने अपना ली हैं, उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसे सुधार करने के लिए कुछ मूवमेंट अब कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने चलाए। और रिवाइवलिस्ट जो मूवमेंट होते हैं, पुनरुत्थानवादी जो मूवमेंट होते हैं, आंदोलन, उसमें क्या होता है, पुनरुत्थान होता है। पुनरुत्थान किसका होगा? जो एक समय पर खत्म हो चुका है। एक तरीके से देखा जाए तो रिफॉर्मिस्ट इज अगेंस्ट द रिवाइवलिस्ट, बट बेसिकली ये अगेंस्ट नहीं होते हैं। होता क्या है कि ना, रिफॉर्मिस्ट भी चाहते हैं कि जो कमियां हैं वो दूर हो। जो रिवाइवलिस्ट हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो समय के साथ आ गई कमियां हैं वो हटके जो ओरिजिनल वर्जन है ना वो आए। बट डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है? रिफॉर्मिस्ट चाहते हैं कि जो आज के हिसाब से चीजें ढलें, उनमें बदलाव आए, चेंजेस आए और अच्छा चेंजेस आए। रिवाइवलिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं आज के हिसाब से जो चेंज आ गए उसे हटाओ, पुराना जो ओरिजिनल है ना उसको लेके आओ। तो ये बात यहाँ पे होती है, पर ये एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होते बेसिकली। थोड़ा सा इनका जो अगर डेफिनेशन बाय डेफिनेशन जाए तो लगता है अगेंस्ट, पर होते नहीं है अगेंस्ट। देखो, प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज और अलीगढ़ मूवमेंट, ये आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था कि ये तीनों, ये क्या है? ये है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। ये क्या है? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है। तो देवबंद मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट क्या है? ये है रिवाइवलिस्ट। ये भी बेसिकली है तो ये रिफॉर्मिस्ट कम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। इसके दो मोटिव थे। इसके दो मोटिव थे। एक मोटिव था कि जो प्योर टीचिंग ऑफ कुरान है ना वो लोगों तक पहुंचाया जाए। दूसरा एक था प्योर टीचिंग ऑफ कुरान, और सेकंड था फॉरेन जो रूरल्स हैं, फॉरेन जो रूलर्स हैं उनके खिलाफ जिहाद, उनके खिलाफ जिहाद मूवमेंट को जिंदा रखना। तो बेसिकली ये वही बात हो गई कि जो पुराने समय पे चलती आ रही चीजें थी वही चीज ये चाहते थे कि जो प्योर टीचिंग्स है कुरान की वो लोगों तक पहुंचे, और जो फॉरेन रूलर्स हैं उनके खिलाफ जिहाद मूवमेंट। अटैकर्स कहें, रूलर्स कहें, एक ही बात है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं जो अटैक करना चाहते हैं उनके खिलाफ ये जिहाद मूवमेंट चलता रहना चाहिए। जिहाद में यहाँ पे अपने साम्राज्य के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी वो नहीं होनी चाहिए कि भाई हम ठंडे नहीं पड़ने चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे आप लोगों को बताऊं तो अलीगढ़ मूवमेंट और देवबंद मूवमेंट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही इस्लाम से रिलेटेड मूवमेंट है। अलीगढ़ मूवमेंट क्या था? ये प्योर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, और ये चाहता था कि अलीगढ़ मूवमेंट की जो क्या बेसिक एम जो था वो ये था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है ना वो इंट्रोड्यूस करी जाए मुस्लिम स्टूडेंट्स में। और देवबंद मूवमेंट ये चीज नहीं चाहता था, वो वेस्टर्न एजुकेशन नहीं चाहता था, प्योर टीचिंग ऑफ कुरान चाहता था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आई ये बात। अलीगढ़ मूवमेंट में क्या था कि भाई आज के ज़माने की जो नई नई पढ़ाई है, नई टेक्नोलॉजी है, नया साइंस है, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाए मुस्लिम लड़कों को, लड़कियों को। पर देवबंद मूवमेंट में कहा जाता था कि भाई ये हम जो प्योर टीचिंग्स हैं कुरान की उसी पे हम वापस जाना चाहिए, और इस तरीके की कोई बात नहीं पढ़नी चाहिए। इस तरीके का उनका मूवमेंट था। बेसिकली वो प्योरिटी चाहते थे, और ये आज के ज़माने के हिसाब से चीज़ें थोड़ा सा बदलाव चाहते थे। और प्योर अनप्योर वाली कोई यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी अलीगढ़ मूवमेंट में भी। ठीक है, अब यहाँ पे फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
इस मूवमेंट के, किस मूवमेंट की बात करें हम, देवबंद मूवमेंट के फाउंडर मोहम्मद कासिम नानाउतवी, एक फाउंडर ये, और सेकंड फाउंडर जो इनके थे राशिद अहमद, ठीक है। पहले फाउंडर कौन, मोहम्मद कासिम नानाउतवी, और दूसरे फाउंडर राशिद अहमद, ये देवबंद मूवमेंट के थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड इन विच ईयर। स्वदेशी मूवमेंट में बहुत डिस्कस करा था हमने पहली क्लास के पहले क्वेश्चन में ही, तो ये था 1905, यानी फॉर्मल प्रोक्लेमेशन यानी कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा। औपचारिक घोषणा अगर मैं डेट की भी बात करूंगा तो अगस्त 7 1905। स्वदेशी मूवमेंट का जो मेन मोटिव क्या था, ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे, जो वस्तुएं थी, जो चीज़ें थी, जो ब्रिटिश जो यहाँ पे बनवाते थे और यहीं पे लोगों को बेचते थे, उनका बिल्कुल विरोध करना, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना, और ख़ास तौर पर फिर उसके बाद जो फिर यहाँ से कच्चा माल ले जाके फिर वहाँ से जो कपड़े सिल के आते थे, फैक्ट्रियों से बन के आते थे, उनको अगेंस्ट, उनके बिल्कुल बिल्कुल बॉयकॉट करना, ये मोटिव था स्वदेशी मूवमेंट का, जिसकी फॉर्मल प्रोक्लेमेशन कब हुई, 1905 में, अगस्त 7। The revolt of 1857 was triggered by the use of which ammunition by the soldiers? 1857 का विद्रोह सैनिकों द्वारा किस गोला बारूद। यहाँ पे देखो जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना इस क्वेश्चन के ऑप्शन से होता है, मैंने उसको हिंदी में भी लिख दिया, नई राइफल कारतूस, स्प्रिंगफील्ड राइफल, मोसर राइफल और एनफील्ड राइफल। आप लोगों को पता है कि जो 1857 की जो क्रांति से पहले जो इंसिडेंट हुए वो कारण क्या थे, नई इनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन। और जो एनफील्ड राइफल थी ना, ये आयरन की बनी हुई थी, आयरन की बनी हुई थी, और इसमें जो बुलेट लगती थी उस पे ग्रीस पेपर होता था, उस पे एक ग्रीस पेपर होता था जिस पे, और वो जो ग्रीस पेपर को ना दांतों से काट के फेंकना होता था और दांतों से छील के उसे, उस बुलेट को इस इनफील्ड राइफल में फिल करना होता था, ठीक है। तो अब वो फिल करना होता था तो उस ग्रीस में काव और पिग की जो मीट है, यानी कि उसकी उनकी चर्बी है, वो लगाई होती थी उस ग्रीस में। अब दोनों ही जो ये होली, यूं कहें कि भाई काव और पिग दोनों ही, अब हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों में ये यूं माना जाते हैं कि भाई इनका मांस नहीं खाना चाहिए, या फिर मुंह से भी लगे तो पाप होता है, ठीक है। तो दोनों ही धर्म के जो सैनिक थे, इसमें वो बात आ गई कि भाई एक धर्म का कोई सैनिक ऐसा नहीं है कि वो ही अगेंस्ट जा रहा है, तो दोनों ही, तो जितने भी सैनिक थे उन सभी में ये आक्रोश था इसके खिलाफ, जैसे जैसे पता चल रहा था। तो यहाँ पे अगर आंसर हम इनफील्ड राइफल करेंगे तो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जो वजह थी ना वो इनफील्ड राइफल नहीं थी, बल्कि ये तो एक तरीके से बढ़िया हुआ था। क्यों बढ़िया हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो ओल्ड गन थी, इससे पहले जो ओल्ड गन थी, ये न्यू थी ना, तो इससे पहले ओल्ड गन थी, वो थी ब्राउन बेस। ब्राउन बेस नाम की एक वुडन गन थी, वो लकड़ी से बनी होती थी, सेफ बिल्कुल भी सेफ नहीं होती थी उसमें, तो बल्कि क्या होता था, बहुत सारे सैनिक घायल हुए थे। 2 सैनिक, ये वही हथियार है जिससे वो कहावत बनी थी कि मेरे कंधे पे रख कर बंदूक मत चला। क्यों, क्योंकि इसमें होता ही यही था कि 2 सैनिक लगते थे इस वुडन ब्राउन बेस को चलाने में, कि जो सैनिक होता था, एक सैनिक के कंधे पर इस बंदूक को रखा जाता था और पीछे वाला यानी कि जो चलाने वाला है वो इसे चलाता था, और ये बहुत टाइम, लगभग ज़्यादातर ये फट जाती थी क्योंकि लकड़ी की बनी होती थी और बहुत अनस्टेबल होती थी। तो ये यहीं पे, ये यहाँ पे कंधे पे रखी हुई है, चल रही है, तो यहीं पे फट जाती थी, और आगे बारूद तो दूर की बात है, जो घायल, जो व्यक्ति जिसके कंधे पे रखती थी वही घायल होता था। तो यहीं से वो कहावत शुरू हुई थी कि मेरे कंधे पे रख के बंदूक मत चला, क्योंकि जो कंधे पे रख के बंदूक चलाने का मतलब यही होता था उस टाइम पे कि भाई जो आगे वाला है वो तो अपना यूं मान के चलो कि घायल होगा ही होगा, उसको जो भी इसका फल मिलेगा उसी पे होगा। वहां से भी कुछ अगर बंदूक चलेगी तो भी वो सामने है, और ये फटेगी तो भी उसको ही नुकसान होगा। तो इसका मतलब एनफील्ड राइफल तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो क्या ट्रिगर हुई थी, ये ग्रीस,
इस ग्रीस के कारण। और ये ग्रीस किस में थी? नई एलिफेंट राइफल की, जो नई राइफल की जो कारतूस है ना वो। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू राइफल बुलेट। जो राइफल की जो कारतूस थी ना उसके कारण ये सोल्जर्स में 1857 की क्रांति भड़की थी। बेसिकली होना क्या था, 1857 की क्रांति प्री प्लान्ड क्रांति थी, जो कि बहुत अच्छे ढंग से प्लान करी गई थी। बट इसके कारण, क्योंकि यहाँ पे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, तो यहाँ पे फिर जैसे मंगल पांडे ने विद्रोह इस ग्रीस के लिए करा था, ना कि इस 1857 की क्रांति का जो प्लानिंग चल रहा था उसका पार्ट थे। बट बेसिकली हुआ क्या कि भाई जो सोल्जर्स हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया, तो ये जल्दी फैल गया, और जल्दी फैल के एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो गई चीजें, इस कारण ये सक्सेस नहीं हो पाया। 36th क्वेश्चन, वन ऑफ द होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। होम रूल मूवमेंट का मतलब क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, होम रूल का मतलब यहाँ के घर का ही राज। घर का राज मतलब घर में रहने वालों का राज। अब अगर हम बात करें कि हमारे घर में किसका राज है, मम्मी का है, पापा का है, इनका राज है, तो वही जो घर में रहने वाले हैं उनका राज, यानी कि सेल्फ रूल गवर्नमेंट। सेल्फ रूल गवर्नमेंट। अब सेल्फ रूल गवर्नमेंट ये एक ना आयरलैंड यानी कि आयरिश होम रूल मूवमेंट उससे इंस्पायर्ड हुई थी। आयरिश होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर्ड हुई थी 1916 में। 1916 में दो जगह, ठीक है, एक बाल गंगाधर तिलक और सेकंड एनी बेसेंट, मैडम एनी बेसेंट। इनके बारे में बहुत चर्चा करेंगे आज पूरी क्लास में, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे जो होम रूल लीग, इनका जो नाम था वो क्या था? होम रूल लीग। और एनी बेसेंट ने जो होम रूल स्टार्ट करा था वो क्या था? ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है। ये होम रूल मूवमेंट की बहुत बड़ी समर्थक थी एनी बेसेंट, और ये ब्रिटिशर्स थी, और इन्होंने यहाँ की भारत की इंडियन नेशनल मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करा, बहुत योगदान रहा इनका पूरे नेशनल मूवमेंट में। और इनको विश्व गुरु भी मतलब माना जाता है, विश्व टीचर, वर्ल्ड टीचर। वो क्यों माना जाता है वो आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई एनी बेसेंट ने ये होम रूल लीग कहाँ स्टार्ट करा था? ये स्टार्ट करा था मद्रास में, जो कि सितंबर की बात है 1916, सेम ईयर में। और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने पूना में, जो कि अप्रैल की बात है। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द, दो होम रूल मूवमेंट थे, एक दोनों में से एक किसका? अगर यहाँ पे एनी बेसेंट की जगह पे बाल गंगाधर तिलक का नाम होता तो वो भी करेक्ट होता, क्योंकि दोनों में से एक का ही नाम होना चाहिए। तो एनी बेसेंट का नाम यहाँ पे है, और एनी बेसेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? 1906 में। 1906 में 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे क्या था कि भाई 1906 में जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपने देश में धर्म के आधार पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी बेस पे कि भाई ये एक मुस्लिम लीग है, जैसे होम रूल लीग था उस हिसाब पर, वो धर्म के हिसाब से नहीं था, ये मुस्लिम लीग धर्म के हिसाब से एक लीग बनी थी, जो कि पार्टिसिपेट करी थी किसमें? स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है, 30 दिसंबर 1906 में। यहाँ पे कहाँ पे इसका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे? ये है ढाका में। अब इसके जो फाउंडर है उसका जानना जरूरी है। इस्टेब्लिश्ड बाय फाउंडर कौन है? आगा खान एंड सलीम उल्ला खान। सलीम उल्ला खान, तो दो फाउंडर थे। 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ढाका में ये बनी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। इम्प्लीमेंटेड, देखो क्या है कि ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है इसका, कि जो चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म थे, तो मॉन्टेग्यू क्या कौन थे?
ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड क्या थे, वॉइसरॉय थे, भारत के वॉइसरॉय थे। तो ये जो रिफॉर्म जब आए थे ये थे 1918 में, और इनको इम्प्लीमेंट करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड की अगर बात आएगी तो मेरे हिसाब से आंसर 1919 होना चाहिए। और अगर यहाँ पे सिर्फ बात करी जाए कि जो रिफॉर्म्स जो तैयार करे गए थे वो 1918, बट यहाँ पे जो 1919 में है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पूरा, यानी कि ये जो 1900 जितने भी ये रिफॉर्म इन्होंने बताए थे 1918 में, वो पूरा बेस तैयार करते हैं किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर यहाँ पे लगाना है टिक। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज नोन एज पायनियर ऑफ विडो रीमैरिज मूवमेंट इन महाराष्ट्र चैलेंजिंग ब्राह्मण डोमिनेंस। क्योंकि उस समय में विडो रीमैरिज नहीं होती थी हिंदू समाज में। हिंदू समाज में अगर कोई विडो यानी कि विधवा है तो उसकी चाहे उम्र कुछ भी हो, कई बार तो क्या होता था कि पहले की आप लोगों को पता ही है कि बाल विवाह होते थे। बाल विवाह के समय में स्टार्टिंग में जब विवाह कर दिया जाता था, जो लड़की होती थी वो अपने घर पे ही रहती थी। जरूरी नहीं होता था कि भाई छोटी सी ही लड़की की विदाई हो जाती थी, वो अपने घर में ही होती थी, और जो लड़का है वो अपने घर में होता था। फिर लड़का थोड़ा बड़ा होता था तो वो सेना में चला जाता था। मान लीजिए सेना में नहीं भी गया तो किसी कारणवश कोई बीमारी आ गई तो उसकी मृत्यु हो गई, सेना में जाने पर शहीद हो गया, मृत्यु हो गई, तो वो लड़की, जिस लड़की ने अपना ससुराल देखा तक भी नहीं था, वो भी विधवा हो जाती थी। और उसका कोई दोबारा कोई रीमैरिज वाला सिस्टम था ही नहीं। उसको तो बिल्कुल यूं कहें कि एक तरीके से तिरस्कार ही कर दिया जाता था। तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन भारत में चला, कई जगह चला, कोलकाता में भी चला। कलकत्ता में मेन था, जिसके कारण फिर एक हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट भी बना। तो कलकत्ता की अगर बात करेंगे, यानी कि उस टाइम पे कलकत्ता, आज के टाइम पे कोलकाता, यहाँ पे कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने अपने दम पर एक विधवा हिंदू महिला की दोबारा शादी करवाई थी, और उसके बाद फिर एक इन्होंने पूरा एक एक्ट, जो हिंदू रीमैरिज एक्ट जो बना था, लॉर्ड डलहौजी ने जो बनाया था जो उस समय पे, लॉर्ड डलहौजी। आप लोगों को ये नाम देख के समझ में आता होगा, आज भी हमारे यहाँ पे जो हिल स्टेशन है वो इन्हीं के नाम पर हैं। जो डलहौजी हिल स्टेशन है वो लॉर्ड डलहौजी ही थे, उन्हीं के नाम पर है। लॉर्ड डलहौजी ने एक हिंदू रीमैरिज एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। खैर ये बात तो कोलकाता और रीमैरिज एक्ट की हो गई। ये हुआ कब था ये मैं बता देता हूँ, 1856 में, 1856 में। पर अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो हमने कोलकाता की बात करी, तो महाराष्ट्र में कौन था, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर 3, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले कहें या फिर ज्योतिराव फूले, ज्योतिराव फूले इनकी वाइफ थी। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होती है, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो ना, स्टार्टिंग में ज्योतिबा फूले को वो फीमेल समझते हैं, क्योंकि ज्योति नाम से वो उसमें जाते हैं। पर ज्योतिराव फूले या फिर ज्योतिबा फूले ये मेल थे। इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले। तो इन दोनों ने मिलके जो वहाँ पे महाराष्ट्र में, क्यों पूरे देश में यही चीजें चल रही थी, यही क्रूरतियां चल रही थी, यही ये होते हैं रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, रिफॉर्म वाली चीजें कि जो एक क्रूरतियां आ गई हैं, जो गलत समाज में अवधारणाएं चल रही हैं, तो उसको खत्म करके आज के हिसाब से थोड़ा मैनेज करना कि भाई क्या चल रहा है, ये थोड़ा तो सेंस लगाओ। जिस इंसान ने कुछ देखा भी नहीं है, वो छोटी सी बच्ची है, चलो छोटी सी चाहे चाहे बड़ी हो, कोई भी उम्र हो, सबका दोबारा हक है विडो रीमैरिज में। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले या फिर ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले। ठीक है, आगे बढ़े। ये महाराष्ट्र में, इन्होंने महाराष्ट्र में ये मूवमेंट चालू करी थी। क्वेश्चन नंबर 40, what was the primary objective of प्रार्थना समाज established by डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग in 1876? 1876 में डॉक्टर आत्माराम
पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? रैशनल वर्शिप, सोशल रिफॉर्म। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि एक सोशल रिफॉर्म, एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट क्या था? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज। और इस प्रार्थना समाज में बोला गया आत्माराम पांडुरंग द्वारा कि जितने भी हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसको हम अपने देवी देवताओं में बंटकर ना रहें, एक ही भगवान है, एक ही भगवान की पूजा करें। और समाज में सब एक हैं, समाज में भी कोई ऊंचा नीचा, कोई बड़ा छोटा ऐसा नहीं है, ना ही भगवानों में भेदभाव करें, ना ही समाज में आपस में भेदभाव करें। तो इसी तरीके से ये एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं था, इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं था, एजुकेशनल रिफॉर्म नहीं था, सोशल रिफॉर्म था और रेशनल वर्शिप यानी कि रिलीजियस रिफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आप लोगों का सही होगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 1876 में भी ये 31 मार्च को स्थापना हुई थी, 31 मार्च 1876। बहुत ज़्यादा जरूरत होती नहीं है इस डेट की याद करने की, बस 1876 जरूर याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डिड राजा राम मोहन राय एम्फेसिस इन ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज की जब स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी तो उन्होंने एक ही चीज को बहुत ज्यादा फोकस रह के करा था कि जो हमारी मूर्ति पूजा है उसका विरोध उन्होंने करा था। वो स्पेसिफिकली यही कहते थे कि जो मूर्ति पूजा के कारण जो पाखंड बढ़ रहा है, जो अंधविश्वास बढ़ रहा है, वो समाज के लिए हानिकारक है और उसका फायदा कुछ चुनिंदा लोग उठा रहे हैं। भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मूर्ति पूजा के कारण कुछ ऐसी क्रूरतियां हमारे समाज में फैल रही हैं जिसको हमें हटाना है। तो उसके लिए हमें मूर्ति पूजा यानी कि आइडल वर्शिप की जो प्रथा है उसे हटाना होगा। तो ब्रह्मो समाज में आइडल वर्शिप का अपोज किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय का मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया ही है कि राजा की उनकी उपाधि कैसे मिली थी। राम मोहन राय किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। अगर हम बात करें ब्रह्मो समाज की, तो ब्रह्मो समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1828 में हुई थी। और प्रार्थना समाज की 1876 में हुई थी। 1828 में कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक बहुत बड़ा कानून था। रॉलेट एक्ट के तहत एक काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को ये कहा जाता है कि बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के सीधा सजा वाला कानून है ये। तो ये एक ऐसा कानून था जिसके तहत शक के आधार पर किसी को भी, यानी कि जो यूं कहें कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कुछ कार्रवाई कोई कर रहा है, कुछ प्लानिंग भी कर रहा है, किसी के ऊपर शक भी है, तो उसको उठा के उसको सीधा सजा, उस पर कोई मतलब उस पर कानूनी प्रक्रिया भी नहीं होगी, केस भी नहीं चलेगा, सीधा उसको सजा दे दी जाएगी। तो ये 1919 में रॉलेट एक्ट पास करा गया था जिसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुए थे। 1919 में इसको काला कानून बोला जाता है। शक के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी उठा लिया जाएगा। ठीक है, तो इस रॉलेट एक्ट में ये बात थी। 1919 इसका करेक्ट आंसर है, जिसका मैंने दूसरा नाम बता दिया कि ब्लैक लॉ, और तीसरा मैंने बताया आप लोगों को कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। Which of the following highway did शेर शाह सूरी build to improve transport and communication? शेर शाह यहाँ पे सूरी ने लिखा, खैर शेर शाह build to improve transport and communication। आप लोगों को याद है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बाबर की सेना में एक सैनिक था फरीद खां। फरीद खां जिसको बाबर ने मारने की आदेश दे दिए थे क्योंकि उसको दिख गया था कि ये एक ऐसा सैनिक है जो आगे चल के, उसको उसका भविष्य दिख गया था, फरीद खां का भविष्य दिख गया था कि भाई इसमें ये वक्त का मारा हुआ है, ये यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, ये तो राजा की कुर्सी पे बिलोंग करता है। अब खुद सोच के देखो, जो राजा जो खुद है उस टाइम पे, उसको अगर ये पता चल जाए कि इस इंसान में ऐसी काबिलियत है कि वक्त आने पर, क्योंकि अभी ये वक्त का मारा है, वक्त आने पर ये इसी तख्त पे बैठेगा,
तो वो तो यही चाहेगा ना उस टाइम पे। और उन लोगों में तो क्रूरता बहुत ज़्यादा होती थी कि भाई इसको अभी ख़त्म कर दो, इसको पनपने ना दो। पर फरीद खान वहाँ से फरार हुआ और वहाँ से निकल के आगे शेर खान बना, क्योंकि इन्होंने, फरीद खान ने एक शेर को अपने दोनों हाथों से बीच में से फाड़ दिया था, यानी कि शेर से लड़ाई लड़ ली थी। ठीक है, तब से इनका नाम क्या पड़ गया था, शेर खान। शेर खान। फिर इन्होंने लड़ाई लड़ी थी किससे, हुमायूं से लड़ाई लड़ी थी। और वो जब जीते थे ये लड़ाई, उसके बाद नाम शेरशाह रखा था, फिर शेरशाह सूरी रखा। तो शेरशाह ने जो एक रोड बनाई थी, शेरशाह सूरी रोड, मतलब शेरशाह सूरी रास्ता, उस टाइम पे रोड तो नहीं बोला गया होगा, शेरशाह सूरी रोड। उस टाइम पे जो ये सोनार गांव जो कि बंगाल में है, उस बंगाल में था, सोनार गांव से लाहौर तक, सॉरी पेशावर तक, सोनार गांव से पेशावर तक, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है। ठीक है, उस टाइम पे ये एक शेर शाह रोड के नाम से बनाया गया था। क्या रोड थी वो, शेर शाह सूरी रोड। ठीक है, उस टाइम पे ये नाम था। फिर अब इसका नाम जीटी रोड कब रखा गया, जो कि आज के टाइम में एट प्रेजेंट कहां से कहां तक है, अमृतसर से कलकत्ता तक। ठीक है, अमृतसर टू कोलकाता है ये जीटी रोड है। जीटी रोड का नाम कब रखा गया था, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि तीसरे गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने इसका नाम बदल के जीटी रोड रखा था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड ये रोड थी जो कि ट्रांसपोर्ट सुधार के लिए बनाई गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेरशाह की मैं अगर आप और बताऊं, कि जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया कि जीटी रोड, रोड का नाम पूछ लिया, आगे कुछ और क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन पे मैं अगर विस्तृत चर्चा करूं, तो आप लोग समझो कि शेरशाह ने 3 सिक्के चलाए थे, गोल्ड का, सिल्वर का और कॉपर का। ये 3 सिक्के चलाए थे। और इन 3 सिक्कों में जो सिल्वर कॉइन था ना, उसका नाम क्या था, रुपया। उसका नाम क्या था, रुपया, जो आज के टाइम पे भी हमारी करेंसी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई रुपया जो हमारी करेंसी है वो आई कहाँ से है। तो शेरशाह ने जो सिल्वर कॉइन चलाया था, रुपया, जिसका नाम रुपया था, गोल्ड का नाम अलग था, कॉपर का अलग था, सिल्वर वाले कॉइन का नाम रुपया था, तो वो आज के टाइम पे भी हमारी करेंसी है। दूसरा, भारत में डाक सेवा यानी कि पोस्टल सर्विस भी शेरशाह के टाइम पर ही हुई थी। तीसरा, दिल्ली का जो ओल्ड फोर्ट है, दिल्ली का जो ओल्ड फोर्ट है, पुराना किला, ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली, वो भी शेरशाह ने ही बनवाया था, बिल्ट बाय शेरशाह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ग्रैंड ट्रंक रोड था। बाकी के ऑप्शन भी, बाकी की जो चीजें थी वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इनिशिएटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने आप लोगों को बताया ही स्टार्टिंग में कि टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। तो इसमें ज्यादा चर्चा की जरूरत अब बची नहीं है, हम सारी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हु डिफीटेड हुमायूं इन बैटल ऑफ चौसा। देखो मैंने अभी जिक्र करा था, किसने, शेर शाह ने। देखो यहाँ पे सूरी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, शेर शाह। ऑप्शन नंबर सेकंड। बैटल ऑफ चौसा में हुआ क्या था, यहाँ पे बैटल ऑफ चौसा कब, 1539 में लिखा ही हुआ है। तो यहाँ पे हुमायूं, जो एक अभागा राजा बोला जाता है जिसे, अनलकी रूलर, और शेर खान, यहाँ पे फिलहाल अभी तक उसका नाम शेर खान ही था। हुमायूं वर्सेस शेर खान। चौसा में लड़ाई में हुमायूं हार गया और हुमायूं ने अपनी जो जान है वो गंगा में छलांग लगाकर बचाई थी। माँ गंगा ने हुमायूं को बचाया। और गंगा में बचाने वाला एक नाविक था,
क्योंकि गंगा में भी अगर कोई कूदेगा तो जरूर कैसे बचेगा, क्योंकि वो लड़ाई ऐसी भयंकर लड़ाई हुई थी शेर खान और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को ट्रैप कर लिया था, बुरी तरह से ट्रैप कर लिया था, सेना को बहुत अच्छे ढंग से फंसा लिया था, क्योंकि एक तरफ फिर गंगा आ गई थी और दूसरी तरफ शेर खान की आर्मी आ गई, तो वो संभल पाए इससे पहले शेर खान ने अटैक कर दिए। अब यहाँ पे यूं कहते हैं कि उस टाइम पे पानी भी इतना लाल हो गया था, पर हुमायूं जब गंगा में कूदा तो वहां पे एक नाविक था, क्योंकि जख्मी हो चुका था, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, अगर कोई नहीं बचाता तो मृत्यु तय थी। तो गंगा में एक नाविक था निजाम, नजीम नहीं, निजाम। जो नाविक था उसने, यानी कि बोट चलाने वाला, उसने हुमायूं को बचाया, और इसी खुश होकर हुमायूं जब वापस आया तो हुमायूं ने निजाम को एक दिन का राजा भी बनाया था, एक दिन का बादशाह। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक दिन का बादशाह किसे कहा जाता है? निजाम, जो कि एक नाविक था, बोट चलाने वाला था। अब इस एक दिन में भी निजाम ने अपना नाम अमर करने की सोची, और निजाम ने सिक्के चलवाए, क्योंकि सिक्के चलवाए जाते हैं, में भी हो सकता है पूछा गया होगा निजाम ने भी कि भाई क्या करूं मैं अब एक दिन में, क्या ही कर सकता हूं मैं। तो निजाम ने चमड़े के सिक्के चलाए थे, चमड़े के सिक्के, चमड़े के सिक्के चलाए, और निजाम को एक दिन का राजा बोला जाता है। शेर खान यहाँ पे जीता, शेर खान ने जीतने के बाद अपने नाम को शेर शाह बना दिया। चौसा की लड़ाई के बाद शेर खान शेर शाह हो गया। Which socio-religious reformer founded the आत्मीय सभा in Calcutta? आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय। अब आप बोलोगे कि हर चीज राजा राम मोहन राय ने ही करी क्या? हाँ, ये सच बात है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज बनाने से पहले एक समाज और एक सभा और बनाई थी, जिसका नाम था आत्मीय सभा। क्या नाम था? आत्मीय सभा। किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो ये 1814 और 1815 इसके बीच यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा बनाई थी, और 1828 में, जो कि हमने डिस्कस करा, ब्रह्मो समाज। दोनों ही कैलकाटा में। क्वेश्चन नंबर 47, द मुगल एम्परर हु बिल्ड द शालीमार बाग इन श्रीनगर वाज जहांगीर। अपनी बेगम को खुश करने के लिए जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण करा था, जो कि आज भी है। अगर मेरे को मेरी कोई फोटो मिलेगी शालीमार बाग की, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ शालीमार बाग, तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। पर शालीमार बाग आज भी है, और बहुत वहां पे बेसिकली श्रीनगर में 3 मुगल कालीन बाग हैं, 3 मुगल गार्डन हैं। गार्डन में मत घूमना, क्योंकि रोहित शर्मा आ जाएगा, ठीक है? जब तक मुझे पता नहीं था तो मैं तो घूम आया, अब रोहित शर्मा किसी को नहीं घूमने देगा। मुगल गार्डन वहां पे 3 है, जिसमें से एक तो शालीमार बाग है, जो कि सबसे बड़ा है। सेकंड है यहाँ पे सेकंड वहां पे है, दूसरा कौन सा था जहाँ पे हम गए थे? एक है सेकंड चश्मे शाही, और चश्मे शाही तीसरा है, तीसरे का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। शालीमार बाग, चश्मे शाही, और खैर नाम याद आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा। चश्मे शाही की इम्पोर्टेंस भी है कुछ वहाँ के, बोला जाता है कि जो नेहरू जी थे उनका पानी यहाँ से जाता था, कहाँ से? चश्मे शाही से, क्योंकि वहाँ पे एक सोर्स ऑफ वाटर भी है चश्मे शाही का। तो चश्मे शाही के जो गार्डन है उसका पूरे नाम ही यही है, तो वहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर भी है, ये कहा जाता है, कंफर्म नहीं है भाई, कहा जाता है, ठीक है? तो शालीमार बाग, चश्मे शाही, और हाँ निशात बाग, निशात बाग तीसरा है, निशात बाग, ठीक है? 3 ये मुगल गार्डन हैं वहां पे, सबसे बड़ा शालीमार बाग है जिसको जहांगीर ने बनाया था। 48वां क्वेश्चन, एनी बेसेंट अचीवमेंट इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए एनी बेसेंट मैडम का बहुत जिक्र है यहाँ पे,
मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उन्हें विश्व टीचर के नाम से यानी कि वर्ल्ड टीचर भी बोला गया था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। एनी बेसेंट ने एजुकेशन फील्ड में इस्टेब्लिश करा था सेंट्रल हिंदू स्कूल। देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक ब्रिटेन से आई हुई महिला ने, जो कि भारत की जो यहाँ की सेल्फ गवर्नमेंट के पक्ष में थी, उन्होंने एक सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना करी थी। और वो कहाँ पे करी थी? वाराणसी में करी थी, जिसको आगे चल के कॉलेज में भी रूप दे दिया गया था। और उसके बाद इसी स्कूल और फिर जो आगे चल के कॉलेज बन गया था, उसे मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया गया था, जिन्होंने मदन मोहन मालवीय ने उस स्कूल कॉलेज को बहुत विस्तार करके जो आज के टाइम पे क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल हिंदू स्कूल से ही उत्पन्न हुआ है। यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की जो नींव यहाँ पे एनी बेसेंट ने रखी थी वाराणसी में, वो आगे चल के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना था। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो एनी बेसेंट की जो कुछ चीज़ें हैं जो हमने इंपॉर्टेंट बातें करी हैं, 1916 में आप लोगों को पता है कि होम रूल लीग, 1917 में एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। क्या थी? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। और इन्हीं की अध्यक्षता में कलकत्ता का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 1926 में उन्होंने थियोसॉफिकल लेक्चर दिया था, एक लेक्चर दिया था, लेक्चर ऑन थियोसॉफी। थियोसॉफी पे जो लेक्चर दिया था ना, इसी के बाद इन्हें क्या बोला जाने लग गया था? वर्ल्ड टीचर, वर्ल्ड टीचर। और सेंट्रल हिंदू स्कूल की जो स्थापना थी वो 1898 में करी थी, 1898 में। यानी कि स्कूल की स्थापना पहले करी थी, उसके बाद 1916 में होम रूल लीग, 17 में भारतीय कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद 1926 में लेक्चर दिया था थियोसॉफी पे, उसके बाद उन्हें वर्ल्ड टीचर के रूप में बोला जाने लगा था, जाने लगा था। 49th क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी इन यूएसए? संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूं कि गदर पार्टी किस किसने बनाई थी। भगत सिंह ने नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं, क्योंकि ये तो इंडिया में ही थे, इंडिया से बाहर नहीं थे। यूएसए में कौन कौन था? सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। ये हरदयाल नहीं है, इनका नाम सही नाम है हरदयाल। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना दोनों ही फाउंडर थे किसके? गदर पार्टी के। यूएसए में गदर पार्टी थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे। लाला हरदयाल ने दिल्ली में स्टैन स्टीफंस कॉलेज है, वहाँ से अपनी संस्कृत की पढ़ाई करी। उसके बाद शायद लाहौर या फिर अमृतसर से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, शायद कंफर्म नहीं है मुझे, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, लाहौर या फिर अमृतसर से आगे की पढ़ाई करी। उसके बाद इन्होंने डॉक्टरी भी हासिल करी। फिर ये बाहर भी इनको स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप मिल के यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में गए, ऑक्सफोर्ड में गए यानी कि लंदन गए। लंदन में इन्होंने वहाँ पे जो क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग थे उनसे इनकी मुलाकात हुई, और फिर वहाँ पे जो अपनी जो स्कॉलरशिप थी उसको त्याग करते हुए इन्होंने आगे की बात करी। तो लाला लाजपत राय से भी मिले लाला हरदयाल, और इन्होंने गदर पार्टी, ये लाला लाजपत राय ने ही इन्हें कहा था कि भाई आप अब विदेश में ही रहें, भारत में नहीं आए। तो ये अलग अलग जगह पे गए। इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना करी तो यूएसए में, वहाँ पे भी इन्हें फिर अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद ये फिर दूसरी जगह चले गए, रशिया की साइड चले गए थे। और कार्ल मार्क्स से भी थोड़े प्रभावित थे, उनकी जो उन्होंने जो बातें कही थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के तो ये लगेगा कि भाई सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल होने चाहिए, पर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन बोला गया फाउंडर प्रेसिडेंट, ना कि सिर्फ फाउंडर। सिर्फ फाउंडर होता तो सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल सही थे। फाउंड करने के बाद जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फाउंडर प्रेसिडेंट। तो संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे लाला हरदयाल नहीं होगा, सोहन सिंह भाकना होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50, हु फाउंडेड द वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी इन 1543 एडी?
ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। क्योंकि जो चालुक्य जो अपने आप जो चालुक्य वंश था, डायनेस्टी थी, वो 543 एडी में शुरू हुई थी पुलकेशिन वन द्वारा। बट जैसे कि यहाँ पे हमें सिर्फ चालुक्य नहीं पूछा गया, हमसे वेस्टर्न चालुक्य पूछा गया, और 543 एडी में वेस्टर्न चालुक्य नाम की कोई चीज नहीं थी। 543 एडी में वेस्टर्न चालुक्य नहीं था। 973 973 सन 973 में चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्य का मतलब क्या है? जो वेस्ट साइड पड़ती है भारत की, वेस्टर्न घाट जो पड़ते हैं, वहां पे इनका राज हुआ, इनकी उत्थापना हुई चालुक्य की, जो कि चालुक्य वंश से लिंक्ड थे। एक्चुअली में जो पुलकेशिन वन द्वारा चालुक्य वंश चलाया गया था, उसी से इनका कुछ संबंध था। वेस्टर्न चालुक्य जो संस्थापक थे थाईलापा द्वितीय, थाईलापा द्वितीय। अब अगर क्वेश्चन होगा 543 एडी में चालुक्य वंश की स्थापना किसने करी, तो पुलकेशिन वन सही है भाई। पर यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्य पूछ लिया गया, पश्चिमी चालुक्य पूछ लिया गया, तो पश्चिमी चालुक्य तो 973 में बना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन है। आगे बढ़ेंगे। हु रिबेल्ड अगेंस्ट अकबर इन लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन, यानी कि उसके शासन के अंतिम समय में किसने, अकबर के शासन के अंतिम समय में किसने विद्रोह करा था? आप लोगों ने एक कहानी तो पढ़ी हुई है, किसकी? सलीम और अनारकली की। तो भाई सलीम और अनारकली के संबंधों के खिलाफ कौन था? अकबर था। तो अकबर अगर किसी के खिलाफ है तो उसके खिलाफ कौन होगा? सलीम होगा, यानी कि प्रिंस सलीम। प्रिंस सलीम ने विद्रोह कर दिया था, क्यों? अनारकली के रिवेंज में, फॉर द रिवेंज ऑफ अनारकली। तो अकबर बोला कि भाई ठीक है, तू अनारकली के गम में, दुख में विद्रोह कर रहा है। तो अकबर ने बोला भाड़ में जा, जो नेक्स्ट शासक बनेगा वो सलीम नहीं बनेगा, सलीम का बेटा बनेगा। अब आप बोलोगे कि भाई अनारकली तो रही नहीं, सलीम का बेटा। भाई इनके में उस जमाने में ये लोग तो राजा घराने वाले लोग थे, तो सलीम की शादी हो चुकी थी। सलीम की शादी किससे हो चुकी थी? सलीम की शादी मान बाई से सलीम की शादी हो चुकी थी। वाइफ कौन थी? मान बाई। और मान बाई से एक इनको लड़का था, खुसरो। मान बाई से इनको एक लड़का था, खुसरो। तो अकबर ने बोला कि अब मेरी मृत्यु के बाद, यानी कि मेरे जाने के बाद अगला जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? खुसरो बनेगा। सलीम बोला कि भाई मेरे होते हुए मेरा लड़का कैसे बनेगा, खुसरो कैसे बनेगा? तो बगावत हो गई। रिवेंज ऑफ अनारकली तो चल ही रहा था, तो बगावत और बढ़ गई कि भाई अब तो अब्बा जान ने मना भी कर दिया कि ना तो अनारकली मिली ना राज मिला। तो और सलीम ने क्या कर दिया? बगावत कर दी। पर हुआ क्या? मान बाई के भाई साहब, यानी कि ब्रदर, कौन? मान सिंह। ठीक है, जो अकबर के खास थे, सेनापति के रूप में भी बहुत लड़ाइयों में मान सिंह ने इनका साथ दिया। तो मान सिंह गए अकबर के पास उनको मनाने के लिए कि जापना मानिए, ये जो इस साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्य में विद्रोह अच्छी चीज नहीं है। सलीम अभी, खुसरो उतना वो भी नहीं है, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो खुसरो को रहने दीजिए। बेशक, क्योंकि खुसरो, अब देखो क्या था, मान सिंह की दुविधा थी। मान सिंह अपने भांजे की तारीफ करे, मतलब अपने, वो तो फंस गए थे एक तरीके से। वो अपने भांजे को राजा बनाए या फिर अपने जो जीजा को, क्योंकि मान बाई परेशान हो रही थी सलीम के कारण की वजह से। अब उन्होंने अपनी बहन की खुशियां सोची और सोचा कि खुसरो समझ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, उसी के पापा बनेंगे। वो जाने के बाद भाई खुसरो ही बनेगा और कौन बनेगा? तो मान सिंह ने ये सोचा कि बहन की खुशियां भी जरूरी है, कि एक भाई अपनी बहन की खुशियां ही देखता है। तो मान बाई की खुशियों के लिए अकबर को मनाया कि सलीम को ही बने रहने दो। अब सलीम मान गए, अकबर जहापना मान गए, तो आगे फिर सलीम बने। अब सलीम को है कौन? आप लोगों तो यही पता है ना
कि अकबर के बाद जहांगीर बना, तो सलीम ही जहांगीर है, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी ही होगी, बट स्टिल जिसको नहीं पता तो पूरा नाम क्या है सलीम का? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। मोहम्मद सलीम जहांगीर, ठीक है। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर ये पूरा नाम था, जो कि अकबर के जाने के बाद जहांगीर के नाम से जाना जाता था, फेमस हुआ। और इसने फिर अपनी 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई थी, यहाँ पे 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, उसके बाद गद्दी संभाली। अब खुसरो क्यों यहाँ पे क्या रहेगा, चुप रहेगा? अब खुसरो को तो यार यूं सोच के देखो ना कि एक टाइम पे किसी को पेड़ पे चढ़ा दिया जाए कि भाई तू ही राजा है। खुसरो अपना खुश था, खुसरो ने भी विद्रोह कर दिया था जहांगीर के राजा बनने के बाद। खुसरो ने विद्रोह करा, सलीम यानी कि जहांगीर ने खुसरो को, जो उसका जो बगावत थी, खुसरो चले गए थे यहाँ पे बगावत करने, और खुसरो को यहाँ पे पकड़ कर उनकी आंखें फुड़वा दी गई थी। और उसके थोड़े ही दिनों बाद खुसरो को हाथियों से कुछ कुचलवा दिया गया था जहांगीर के आदेश पर। तो इस गम में मानबाई की भी मृत्यु हो गई थी। तो मान सिंह तो बेचारे अपनी बहन की खुशी भी नहीं ले पाए और ना भांजे की खुशी देख पाए। क्वेश्चन नंबर 52, होयसाला एम्पायर वाज नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर प्राइमरली इन द रीजन ऑफ कर्नाटका। ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटका रीजन में होयसाला एम्पायर, होयसला एम्पायर, जो होयसला साम्राज्य है उसके जो वास्तुकला के लिए कर्नाटका रीजन में जाना जाता है। 11 से 14वीं जो 11th टू 14th सेंचुरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, हु वाज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब इन 1675 लीडिंग टू द राइज ऑफ द सिख गुरु। 1675 में औरंगजेब ने किसे फांसी पर चढ़ा दिया था जिसके कारण सिख गुरु का उत्थान हुआ? तो गुरु तेग बहादुर सिंह। गुरु तेग बहादुर सिंह जी 9वें गुरु थे, 9th गुरु, सिखों के 9वें गुरु, जिनको 1675 में हुआ क्या था कि औरंगजेब ने जबरन धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे कश्मीरी पंडित और जो सिख लोग थे, सिख समाज से बिलोंग करते थे, उनको पकड़ पकड़ के यहाँ पे जबरन धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया था। तो उसके खिलाफ गुरु तेग बहादुर सिंह के पास गए थे ये कश्मीरी पंडित, और जो उत्पीड़ित लोग हैं वो गए और तेग बहादुर सिंह जी को बोला कि ऐसे है। तो तेग बहादुर सिंह जी झुके नहीं, इनके खिलाफ बिल्कुल नहीं झुके, और औरंगजेब ने इनको बंदी बना के इनका कत्ल कर दिया था 1675 में। गुरु तेग बहादुर के बाद कौन गुरु बने थे? गुरु गोविंद सिंह जी। कौन बने थे? गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। विच सुल्तान एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ फतेहाबाद एंड द हॉस्पिटल कॉल्ड दारुल उल शिफा? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 6 सिटी बनाई थी, 6 सिटीज। तो इस बार फतेहाबाद आया, अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हिसार किसने डेवलप कराया था, और उससे अगली बार क्वेश्चन आ सकता है आपका कि फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला शहर जो है किसने? उसके बाद आ सकता है कि भाई फिरोजपुर, और क्या पता फिरोजपुर के बाद आप लोगों के सामने आ जाए फिरोजाबाद, जिसे चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ बेंगल्स। और 5वां आ सकता है जौनपुर, कि जौनपुर की स्थापना किसने करी थी। और छठा तो आप लोगों को सामने दिख ही रहा है, क्या? फतेहाबाद। हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद उसने अपने लड़के के नाम पर ये शहर बसाया था। तो ये 6 शहर किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। और एक मेडिकल एड डिपार्टमेंट बनाया था, पूरा डिपार्टमेंट, मेडिकल एड डिपार्टमेंट,
उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है दारुल शिफा। एक और डिपार्टमेंट बनाया था फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल एड को बोला जाता है दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दारुल शिफा यानी कि यहाँ पे दवा दारू दी जाती थी, यानी कि मेडिकल की चीज़ें या किसी को कोई बीमारी है या फिर कोई उपचार है तो इस डिपार्टमेंट द्वारा उसकी उपचार करा जाता था। किसी को आर्थिक मदद चाहिए होती थी तो दीवान ए खैरात द्वारा उसकी मदद की जाती थी। 6 शहर बसाए थे, सारे के सारे शहर आप लोगों को बता दिए मैंने। 55वां क्वेश्चन, व्हाट इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? ये घटना थी दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने साल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक सत्याग्रह करा और बोला कि अंग्रेजों, तुम्हारे इस नमक के कानून को मैं नहीं मानता हूं और नमक पे जो टैक्स लग रहा है उसके खिलाफ मैं दांडी मार्च करता हूं। तो दांडी मार्च यानी कि सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह, तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की यहां से शुरुआत हो गई थी 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को लेकर 5 अप्रैल 1930 तक, 5 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च चली थी। और ये शुरुआत कहां से हुई थी? ये शुरुआत हुई थी आश्रम से, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। ठीक है, ये लगभग लगभग 340 किलोमीटर यानी कि माइल में भी कुछ आई थी। माइल में क्यों आई थी? देखो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जब भी आप कभी इसके बारे में पढ़ोगे ना कि दांडी मार्च या फिर सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में, तो जो डिस्टेंस बताया जाएगा ना आप लोगों को, वो 340 किलोमीटर के साथ साथ बोला जाएगा लगभग 290 माइल्स, 290 माइल्स, अराउंड 290 माइल्स। ठीक है, कुछ चेंजेस हो तो चेक कर लेना एक बार। अराउंड 290 माइल्स यहाँ पे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? खास वजह है। आप सोच के देखो कि ना तो माइल इंडिया में यूज होती है, ना ही ब्रिटिशर्स माइल्स यूज करते थे, जो मेजरमेंट का, डिस्टेंस को मेजरमेंट का सिस्टम था। तो हमारे देश में तो खैर अंग्रेजों वाला जो सिस्टम है वही सब अपनाया, पर ये माइल्स तो अमेरिका में होता है। तो ऐसा क्या था कि भाई इनको यहाँ पे, इस बात से ना एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इनके साथ, दांडी मार्च के साथ, एक वेब मिलर नाम का अमेरिकन जर्नलिस्ट चल रहा था। अमेरिकन जर्नलिस्ट। तो एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भाई दांडी मार्च में गांधी जी की जो पूरी यात्रा है उसको कवर करने के लिए कौन सा जर्नलिस्ट था? तो वेब मिलर। कौन से देश से बिलोंग करता था? वो अमेरिका का था। तभी वो 290 माइल्स, माइल्स आया कहाँ से? बहुत किसी ने शायद पढ़ाते हुए अभी तक सोचा नहीं है, पर अपना दिमाग तो इन्हीं चीज़ों में चलता है। तो ये यहाँ से आया क्योंकि वेब मिलर ने ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करी ना, तो इस हिसाब से उन्होंने अपने जो रिपोर्ट में माइल्स का यूज़ करा था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है ना, एक क्वेश्चन एग्जाम में DSSB में ही आया हुआ क्वेश्चन है कि महिलाएं, कौन सी 2 महिलाएं थी जो कि इस मार्च में साथ थी? टोटल इस मार्च में 78 लोगों ने स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट करा था और आगे आगे बढ़ते गए तो जगह जगह अकेले चले थे, काफिला बढ़ता गया, यानी कि 78 लोग चले थे, काफिला बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, बीच में अलग अलग जगह पे लोग जुड़ते गए। तो इनके साथ 2 महिलाएं भी थी। गांधी जी ने जब ये यात्रा की जो प्लानिंग चल रही थी उसमें मना करा था अपने आश्रम में काम करने वाली लेडीज को, और जो प्रोमिनेंटली इंडियन नेशनल मूवमेंट में जुड़ी हुई हैं महिलाएं हैं उनको मना करा था कि नहीं, ये यात्रा लंबी है और हम आप लोगों को साथ लेके नहीं चलेंगे। बट गांधी जी को मनाने वाली 2 महिलाएं थी। एक थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन आया हुआ है, किसने गांधी जी को मनाया था? कमला कमला देवी चट्टोपाध्याय।
और दूसरी थी हिंदुस्तान की स्वर कोकिला सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। तो इन दो महिलाओं ने ही गांधी जी को मनाया था कि महिलाओं को भी साथ आना चाहिए, आने देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, विच ट्रियो लीडर्स वाज नोन फॉर देयर मिलिटेंट नेशनलिज्म ड्यूरिंग एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? गरम दल और नरम दल दो विभाग में बट गया था कांग्रेस, और उस टाइम पे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय कहां से कहां पर मोर्चा संभाल रहे थे? पंजाब में। बाल गंगाधर तिलक कहां पर? बॉम्बे में। और बिपिन चंद्र पाल बंगाल में। तो ये तीनों लाल, बाल और पाल, ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट लोग। एक्सट्रीमिस्ट फेज चल रहा था। एक्सट्रीमिस्ट फेज क्या होता है? कि गरम दल वाले। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब बेसिकली होता क्या है कि किसी चीज में एक्सट्रीम जाना, कि इनका मतलब था डू और डाई, जो बहुत बाद में जाके गांधी जी ने बोला था डू और डाई, करो या मरो। पर ये स्टार्टिंग से ही चल रहे थे कि भाई अपने बल पर, अपने दम पर, अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए देश को आज़ादी दिलाएंगे। तो ये गरम दल वाले लोग थे। Who among the following was the president of Indian National Congress session held in Bombay 1885? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और स्थापना किसने करी थी? ए ओ ह्यूम ने। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर ए ओ ह्यूम है? नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर है डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। फाउंडर एओ ह्यूम थे और एओ ह्यूम फर्स्ट सेक्रेटरी थे। ठीक है। गियासुद्दीन बलबन वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में जैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि 5 ऐसे वंश थे। सबसे पहला था स्लेव यानी मामुल्क डायनेस्टी, और इसी के 7वें शासक, 7th रूलर थे कौन? बलबन, गियासुद्दीन बलबन। तो अगर मैं पूरी दिल्ली सल्तनत की बात करूंगा, दिल्ली सल्तनत, तो 1206 से लेकर 1526 तक, 1206 से लेकर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 तक यहाँ पे पूरी सल्तनत का शासन रहा। यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी स्लेव से, यानी कि नौकर वंश से, स्लेव डायनेस्टी से, मामुल्क डायनेस्टी। उसके बाद खिलजी, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सईद वंश, और अंत हुआ था लोधी वंश के साथ। तो ये 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत को बनाती हैं। आगे थोड़ा सा और मैं आप लोगों के बारे में बात करूंगा। ऐबक, ऐबक, हाँ चलिए इसी में ही बात करते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी का ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये कहां से था कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक ही तो वो था जो मामुल्क डायनेस्टी यानी कि स्लेव वंश से बिलोंग करता था। ऑप्शन नंबर 1। तो जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी के 4 स्लेव थे जिसमें से एक स्लेव था ऐबक। ऐबक का भारत पर राज था, लाहौर इसकी कैपिटल थी। ऐबक की मृत्यु हो जाती, सॉरी गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में। 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। और उसके बाद एक नई वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है मामुल्क डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी। अब ये अपने आप को इकलौता ऐसा राजा था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं कहा, कहलवाया था, सुल्तान नहीं कहलवाया था। सुल्तान किसने बनाया था? इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव यानी कि गुलाम का भी गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ऐबक के लड़के को मार के
दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे अपना राज कायम करा और अपने आप को सुल्तान कहलवाया, जो कि खलीफा ने नाम दिया था सुल्तान, ये कहलाया इल्तुतमिश। तो फर्स्ट सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। स्टार्टिंग किससे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई थी। उसने सुल्तान अपने आप को कभी नहीं उपाधि दी, उसने अपने आप को सिपा सलार, सिपा सलार यानी कि मिलिट्री का जो आर्मी चीफ होता है, आर्मी चीफ सिपा सलार, उसने अपने आप को कहलवाया था और सुल्तान नहीं था, सुल्तान इल्तुतमिश था। ऐबक से शुरू हुई थी मामूल डायनेस्टी यानी कि स्लेव वंश 1206 से लेकर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड लॉर्ड वाइसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल के विभाजन पे हमने बात करी थी कि जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो एक बेसिक शुरुआत कहें, जिसमें स्वदेशी अपनाओ वाली बात आ जाती है, तो उसका मुख्य कारण एक लॉर्ड वाइसराय कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन भी एक कारण था। आप लोगों को पता है कि बंगाल का विभाजन एक बार हुआ था और उसके बाद फिर बंगाल का पुनर्उत्थान भी हुआ था, यानी कि दोनों को मिला दिया गया था। फिर बाद में बंगाल का फिर से विभाजन हुआ था, क्योंकि फिर वो अलग देश ही बन गया है उस टाइम पे। तो पाकिस्तान बना था, फिर पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बना। तो 1905, 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड वाइसराय कर्जन बंगाल का विभाजन करा था। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना इस वीडियो को। मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत अच्छी चर्चा हमने इस वीडियो के थ्रू करी है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। अगर कोई आप लोगों का सजेशन है, सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए प्लस माइनस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, प्लस माइनस परिवार के साथ आप बने रहिए। इन क्लासेस की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी प्लस माइनस के, और वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। सारी PDFs मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूँगा। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। हर एक चीज़ की तैयारी हम आपके साथ मिलकर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।